नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कलेक्टर साहब की शादी। एक शहर में डीएम साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी में अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। डीएम साहब ने सभी लोगों के लिए अच्छे से खाने पीने का इंतजाम किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ भिखारी के लिए भी खाने पीने का इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि डीएम साहब बड़े ही दयालु किस्म के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शादी में गरीब लोगों को भी खाने पर बुलाया था और खाने पीने का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया था। स्टेज पर बैठे हुए दूल्हा दुल्हन काफी खुश थे। सभी लोग उनको बधाइयाँ देने के लिए आ रहे थे। उसी समय एक भिखारी स्टेज पर आकर चढ़ जाता है और स्टेज पर चढ़ने के बाद डीएम साहब की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है और हंसकर कहता है, अगला नंबर तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह फिर से हंसने लगता है और फिर इस बात को देखकर एसपी मैडम, जो वहां दुल्हन के लिबाज में बैठी हुई थी, वह पुलिस वालों को आदेश देती है और उस भिखारी को वहां से बाहर भेजने के लिए कहती है। लेकिन वह डीएम साहब कहते हैं, अरे नहीं नहीं रुको, इसे बाहर मत भेजो। डीएम साहब के रोकने के बाद वह भिखारी से पूछते हैं कि अरे भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तेरा है? क्योंकि डीएम साहब तो उसे जानते भी नहीं थे कि यह कौन है और मुझे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, जबकि इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ और इसे तो शायद यह भी नहीं पता कि मैं डीएम हूँ और मैं इसके साथ बहुत कुछ गलत कर सकता हूँ। एसपी मैडम बार बार उसे वहाँ से भागने का आदेश दे रही थी, लेकिन डीएम साहब के कहने पर पुलिस वाले रुक जाते हैं। दूसरा कारण यह भी था, जब वह अधिकारी स्टेज पर चढ़ा तो उसे देखकर एसपी मैडम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वह उसे देखकर घबरा गई थी कि यह आदमी इस तरह से क्यों कर रहा है, कहीं इसके पीछे कोई गहरा राज तो नहीं छिपा है। इस बात को जानने के लिए डीएम साहब उसको एक साइड में ले जाते हैं और साइड में ले जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरी पत्नी कौन है? हम लोग यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं और हम लोग चाहें तो तुम्हें एक ही झटके में जेल की हवा खिला सकते हैं। डीएम साहब की बातों को सुनकर वह भिखारी कहता है, साहब मुझे पता है आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वह बात भी एकदम सही है, क्योंकि जिस मैडम से आप शादी करने जा रहे हैं उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी बात को सुनकर डीएम साहब हैरान हो जाते हैं और थोड़ी देर तक सोच विचार में डूब जाते हैं कि यह भिखारी आखिर मेरी होने वाली पत्नी को कैसे जानता है। उसकी बातों को सुनकर उसका दिमाग घूम गया था। सोच विचार करने के बाद, अच्छा बताओ कैसे जानते हो तुम इसको, क्या कनेक्शन था तुम्हारा इसके साथ? उसके बाद वह भिखारी डीएम साहब को कहता है, अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो आपको मुझे थोड़ा सा समय देना होगा। अगर आपके पास समय हो तो ही मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद डीएम साहब उससे कुछ कह पाए कि तभी वहाँ एसपी मैडम आ जाती है और वहाँ जाकर डीएम साहब को कहती है, अरे चलो यहाँ से, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आज हमारी शादी है और शादी वाले दिन इसके साथ क्या बातें कर रहे हो? इसके बाद डीएम साहब को और भी ज़्यादा शक हो जाता है, क्योंकि एसपी मैडम बार बार उसे भिखारी को वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डीएम साहब उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे और एसपी मैडम उसे भिखारी से बातें नहीं करने दे रही थी। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि चलो मैं आ रहा हूँ और उस भिखारी से उनकी कहानी पूछने लगते हैं। तो वह कहता है कि आज से लगभग 7 साल पहले लखनऊ में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था हेमंत, जिसके पिता फर्नीचर के शोरूम के मालिक थे। वह पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से किया करता था। उसी की क्लास में एक लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम था संगीता। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पसंद करने के बाद
शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। संगीता का घर परिवार भी काफी अच्छा खासा था। उसके भाई और पिता बड़े बड़े अधिकारी थे। इसी वजह से वह भी पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती थी। उसके बाद जब अपने घर में बात करती है कि उसे शादी करनी है और उसे हेमंत नाम के लड़के से प्यार हो गया है, उसके घर वाले शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हेमंत के घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों घर वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं और शादी होने के बाद दोनों अपना हंसी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। हेमंत अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगता है और उसी को वहीं रहकर चलाने लगता है। संगीता अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए और अपने भाई और पिता की तरह बड़ा अधिकारी बनने के लिए इसी बात को सोचकर पढ़ाई करती रहती है। उसका पति हेमंत भी उसे पढ़ाई करने में मदद करता है। इस तरह से उसकी सहायता करता है। धीरे धीरे करके संगीता एक दिन आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद एक जिले के अंदर जाकर अपना चार्ज संभालने लगती है। दूसरी तरफ हेमंत अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं देती और उसका बिजनेस डाउन होता चला जाता है। संगीता का भविष्य तरक्की पर हो जाता है और हेमंत का भविष्य अंधकार में चला जाता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है। धीरे धीरे संगीता को अफसर बने हुए 1.5 साल होने लगता है। इन 1.5 सालों में हेमंत का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है। हेमंत अपने बिजनेस को करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जहाँ पर हेमंत का बिजनेस था वहाँ पर उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सभी लोगों की तरफ अब वह अजीब अजीब सी नज़रों से देखा करता था। इसके बाद हेमंत के घर वाले उसे सलाह देते हैं कि बेटा, तेरी पत्नी तो इतनी बड़ी अधिकारी है, तो क्यों उसके पास नहीं चला जाता है? तेरा मन भी बहल जाएगा और किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। अपने घर वालों की बात को मानकर हेमंत उसके पास चला जाता है जहां पर उसकी पोस्टिंग थी। उसे वहीं पर सरकारी आवास मिला हुआ था। हेमंत वहीं पर पहुंच गया था। संगीता भी उसका अच्छे से ख्याल रखती थी और कहती है, कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से तुम मेरे साथ रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। संगीता अपने पति की अच्छे से देखभाल किया करती थी और अपने कार्यभार को अच्छी तरह से संभाल रही थी। तभी अचानक से इस जिले के अंदर एक डीएम साहब की पोस्टिंग होती है और उसके स्वागत के लिए एसपी मैडम फूलों का गुलदस्ता लेकर उस जगह पर पहुंचती है। डीएम साहब को देखकर उसे अपना दिल दे बैठती है। उसके बाद संगीता के दिमाग में डीएम साहब के लिए प्यार उमड़ने लगता है और उस दिलो जान से प्यार करने लगती है। वह सोचती है कि अब किस तरह से उससे शादी की जाए। संगीता बार बार मौका ढूंढती थी डीएम साहब से मिलने का और घंटों तक बातें उससे करने का। यह बात डीएम साहब को भी महसूस होने लगती है और उसके बाद डीएम साहब एक बार उससे पूछते हैं। उसके बाद संगीता अपने मन की बात बता देती है और डीएम साहब से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब यह बात जैसे अनिल सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि पहली ही नज़र में इसे मुझसे प्यार हो गया हो, क्योंकि वह डीएम साहब बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा दयावान भी थे। तो वह मैडम से कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। आप जैसे ही संगीता शादी की बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी एक शादी पहले ही हो चुकी है और उसका पति डिप्रेशन की हालत में घर के अंदर रहा करता है और उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन संगीता का प्यार डीएम साहब के लिए कोई ज़्यादा ही बढ़ गया था, इसलिए वह कॉलेज के हेमंत के प्यार को भी भूल गई थी और हेमंत को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसी वजह से संगीता एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जिन्हें खाने के बाद हेमंत की दिमागी कंडीशन खराब होने लगती है। संगीता डॉक्टर से ऐसी मेडिसिन ले आई थी और हेमंत को डिप्रेशन की दवाई देने लगती है।
वह झूठ पर झूठ बोलती जाती है, उसकी देखभाल करने का झूठा ड्रामा करती रहती है और हेमंत को उन दवाइयों को खिलाती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद अचानक से हेमंत की दिमागी हालत ज़्यादा खराब होने लगती है। इसके बाद संगीता हेमंत को पागल खाने में भर्ती करा देती है। हेमंत पागल खाने के बीच में रहने लगता है। वहाँ पर रहने के बाद जो दवाई उसे संगीता दिया करती थी, उसे अब वह दवाई नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे वह उन दवाइयों का सेवन नहीं कर पाने से दवाइयों का असर कम होता जा रहा था। उसके दिमाग की हालत ठीक होती जा रही थी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि वह पागल खाने में है, तो इधर उधर देखने लगता है और डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और उसे पागल खाने के अंदर ही भर्ती करके रखा जाता है। इसी दौरान डीएम साहब के घर वाले डीएम साहब को शादी के लिए बोलने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू तो शादी के योग्य हो गया है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद अनिल अपने घर वालों को बता देता है कि किस जगह पर वह काम करते हैं, वहीं पर एक एसपी मैडम है और वह दिखने में बहुत सुंदर लगती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अनिल के घर वालों को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि लड़की एसपी थी और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब अनिल ने फोटो दिखाई तो उसे देखकर उन्होंने झट से हाँ कर दी थी और कहा, ठीक है बेटा, अगर इस लड़की से तुझे शादी करनी है तो हम तेरी शादी इसी लड़की से करवा देते हैं। और अब तो पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लग गए हैं कि तुम्हारा लड़का कब शादी करेगा, तुम्हारे लड़के की उम्र ज़्यादा होती जा रही है। इसलिए अनिल अब संगीता से शादी की बातें कर लेता है और शादी की तारीख दोनों के घर वाले मिलकर तय कर लेते हैं। एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी पक्की कर दी जाती है। जब अनिल उसके घर वालों से मिलने के लिए कहता है तो वह बहाने बना देती है और कहती है उन्होंने मिलने से मना कर दिया है। शादी तो पक्की हो ही गई थी, शादी में 7 महीने का समय था। अब तो अनिल और संगीता कुछ ज़्यादा ही समय साथ में बिताने लगते हैं। जब भी दोनों को समय मिलता, दोनों साथ में ही बैठकर हंस हंस कर बातें किया करते थे। दूसरी तरफ हेमंत पागल खाने में डॉक्टर से बार बार विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एक दिन अचानक से एक बड़े डॉक्टर साहब विजिट के लिए वहाँ आते हैं। हेमंत उन्हें देखते ही समझ जाता है कि यह कोई बड़े डॉक्टर हैं, अगर यह चाहे तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। हेमंत उनके सामने जाता है और उनसे गुजारिश करने लगता है और कहता है, साहब, मुझे पता है कि आप एक बड़े डॉक्टर हैं, अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे पागल करने की दवा खिलाई थी, जिसकी वजह से मैं पागल हो गया हूँ। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि इसके दिमाग की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसे अब यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसे वहाँ से भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और हेमंत को वहाँ से भेज देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वह सीधा अपनी पत्नी के आवास पर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुँचता है तो देखता है कि गार्डन के अंदर उसकी पत्नी एक व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और हंस हंस कर बातें कर रही है। यह बातें देखकर हेमंत वहीं पर छुप जाता है और छुप छुप कर उनका पीछा करने लगता है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। वहाँ पर जो लोग उसकी रखवाली के लिए रहा करते थे, उनसे पूछ लिया करता है कि यह मैडम कौन है और उसके साथ यह व्यक्ति कौन है। तो वह पुलिस वाले बता देते हैं कि यह डीएम साहब हैं और यह एसपी मैडम है। दोनों की शादी होने वाली है और लगभग 7 महीने बाद इन दोनों की शादी हो जाएगी। इसके बाद तो हेमंत सोचता है कि क्यों न जाकर इससे सब कुछ साफ साफ बोल दूं कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। लेकिन उसे पता था कि इसकी शादी डीएम से होने वाली है और यह यहाँ की एसपी है और यह जो चाहे कर सकती है और इसी के डर से हेमंत उसे कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से इधर उधर भटकने लगता है।
अब जब अपने माता पिता के पास जाने की सोचता है तो फिर उसे एक बार फिर से ख्याल आता है कि संगीता को यह पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूँ तो फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर देगी और मुझे दोबारा से पागल खाने में भेज देगी। इसी वजह से हेमंत ने अपने घर जाने का फैसला छोड़ दिया था और इस शहर के अंदर रहकर ही वहीं पर भीख मांगने लगता है और भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता है। इस तरह धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं और 7 महीने के बाद एक शादी का इनविटेशन सभी भिखारियों में बांटा जाता है। जो शादी थी डीएम साहब और एसपी मैडम की, यानी कि उसकी पत्नी संगीता और डीएम साहब अनिल जी की, जिससे हेमंत अभी अभी मिला है। अनिल उस इनविटेशन को देखकर उस शादी में जाने का फैसला कर लेता है और शादी में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर भिखारी के लिए खाने के लिए अलग से प्रबंध था और उन्हें भरपेट खाना खिलाया जा रहा था। सामने ही एक स्टेज लगा हुआ था जिस पर संगीता बैठी हुई थी और साथ में डीएम साहब भी बैठे थे। उसके बाद हेमंत वहां पर जाकर डीएम साहब की तरफ देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है अगला नंबर तेरा होगा, और ऐसा कहकर दोबारा से हंसने लगता है और डीएम साहब से कहता है कि इससे आगे की कहानी आपको पता है, क्योंकि वह लड़का मैं हूँ जिसका नाम हेमंत है और वह कलेक्टर साहब आप हो जिसका नाम अनिल है। संगीता मेरी ही पत्नी थी, उससे मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाया क्योंकि उसे तुमने शादी करनी थी। क्या उसने तुम्हें अभी तक नहीं बताया होगा कि उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है? और डीएम साहब अब तो उसकी बातों को सुनते हैं और साथ में उन्हें वह सारी बात याद आती है जब संगीता बार बार उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि डीएम साहब की बात उससे हो जाए। डीएम साहब को पूरी तरह से हेमंत पर विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उसे पूछने लगता है कि यह बताओ, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हारे पीछे जो इस घर के अंदर हुआ था वह बातें तुम्हें कैसे पता है? तो वह कहता है जब मैं हकीकत का पता करने के लिए इसके घर आया था सारी बातें मेरे सामने आई। आस पड़ोस के लोग बातें बनाते थे कि इसने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। इसके बाद डीएम साहब इस बात को डबल चेक करना चाहते हैं और संगीता को वहीं पर बुला लेते हैं और कहते हैं संगीता क्या तुम इसे जानती हो? तो उसके बाद संगीता थोड़ी सी चुप होती है, लेकिन उसके बाद बोल देती है नहीं, मैं इसको नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता यह कौन है। तो हेमंत कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो? क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जिससे तुमने शादी की थी और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? लेकिन संगीता साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरा इससे कोई भी वास्ता नहीं है, मैं इसे किसी भी तरह नहीं जानती हूँ। तभी हेमंत कहता है रुको जरा। तो फिर वह अपने पर्स से एक फ़ोटो निकालता है जिसमें संगीता और उसकी फ़ोटो थी, लेकिन वह बीच में से फटा हुआ था। उस फोटो को वह डीएम साहब के सामने रख देता है। उस फोटो को देखने के बाद डीएम साहब इस बात को डबल चेक कर चुके थे और फिर वह संगीता को वहीं से अरेस्ट करवा देते हैं अपने पति को धोखा देने के लिए, और उसके साथ झूठ बोलकर शादी करने के लिए पकड़वा दिया जाता है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल जाता है। थोड़े दिनों तक मुकदमा चलता है, उसके बाद संगीता को जेल हो जाती है। उसके बाद हेमंत की मदद डीएम साहब करते हैं, उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके देते हैं। हेमंत वहाँ मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने खोए हुए रुतबे को दोबारा से प्राप्त कर लेता है। उसके बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए चला जाता है। जब वह अपने घर जाता है तो उसके माता पिता उसे कहते हैं बेटा तू कहाँ चला गया था? हमने कई बार तेरी पत्नी को भी फ़ोन किया, लेकिन उसने यह कहा कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया है, डिप्रेशन की वजह से वह यहाँ से कहीं चला गया है। हमेशा यही कहती थी। उसके घर वालों से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि वह तो डिप्रेशन की वजह से घर छोड़कर चला गया है और हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे। फिर हेमंत ने जब अपनी पूरी कहानी बताई तो उन्हें पता चला कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अपने बेटे की बातों को सुनकर थोड़े से मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे बेटे ने कितने कष्ट झेले हैं। इसके बाद हेमंत के माता पिता डीएम साहब के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं
आपकी वजह से आज हमारा बेटा दोबारा से समाज में सर उठाकर जिंदगी जी रहा है, वरना ऐसे भिखारियों की तरह इधर उधर घूमता रहता। उसके बाद डीएम साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी हुआ अब उसे भूल जाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर यह नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती, क्योंकि ऐसी महिला का कोई भरोसा नहीं जो आज इसके साथ है और कल उसके साथ है। जो हो सकती है वह मुझे भी छोड़कर और के साथ चली जाती। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।